देख रहे न्यूज 18 और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी खबर। सीएम योगी आज 2 दिनों के दौरे पर मथुरा पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मथुरा दौरे से जुड़ी हुई। शाम करीब 5:45 बजे सीएम योगी मथुरा पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम योगी विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिसमें बरसाना रोपवे है, यमुना क्रूज के साथ ही कुल मिला के 583 करोड़ की 137 परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। 26 अगस्त यानी कि कल श्री कृष्ण जन्म स्थान में पूजा अर्चना की जानी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा कितना अहम हो जाता है कि एक तरफ तो जन्माष्टमी का महोत्सव है ही, जिसके लिए पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि यहाँ पर हर एक जेल में, हर एक जगह पर, हर एक संस्थान में कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर जिसे बिल्कुल भी गंवाए ना और धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाए। तो वहीं दूसरी तरफ कई लाखों करोड़ों की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, जिनका लोकार्पण होना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ब्रजवासियों के लिए, मथुरा वासियों के लिए कई सौगात लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। अयोध्या के बाद अब मथुरा की तस्वीर बदलने पर सीएम योगी का पूरा फोकस है। देखिए, सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 35 बार से ज्यादा मथुरा का दौरा कर चुके हैं। विधानसभा हो या फिर चुनावी, हर जगह से ऐलान कर चुके हैं कि अब मथुरा की बारी है। यही वजह है कि मथुरा में तेज गति के साथ अब विकास हो रहा है। सीएम योगी खुद इसकी कमान संभाल रहे हैं। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को चमकाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है। काशी और अयोध्या की तर्ज पर ही अब मथुरा की तस्वीर बदलने में सरकार जुटी हुई है। मथुरा के विकास और तीर्थ क्षेत्र को भव्य आकार संवारने में सीएम योगी खुद जुटे हुए हैं। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र का विकास हो या फिर गोवर्धन परिक्रमा की बात, बरसाना का कायाकल्प, यमुना की सफाई, सड़क और गलियां, ब्रज क्षेत्र के संपूर्ण विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। जल मार्ग, हवाई और रेलवे के बेहतर कनेक्टिविटी पर भी सरकार काम कर रही है। सीएम योगी जब मथुरा पहुंचे हैं, कान्हा की नगरी को विकास की सौगात देकर गए हैं। रिवर फ्रंट योजना हो, घाटों का विकास हो, वृंदावन का सौंदर्यीकरण हो और अब बरसाना का रोपवे का उद्घाटन मथुरा के विकास को तेज धार दे रहा है। सीएम योगी पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास को नया आयाम दे रहे हैं। 2017 से 2022 तक सीएम योगी 26 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं और अब तक की बात करें तो करीब 35 बार से ज्यादा सीएम योगी मथुरा पहुंच चुके हैं। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 2017 में 5 बार मथुरा आए, 2018 में 4 बार मथुरा आए, 2019 में 3 बार मथुरा का दौरा किया, 2020 में 1 बार मथुरा पहुंचे, 2021 में 4 बार फिर मथुरा का दौरा किया, 2022 में 4 बार मथुरा पहुंचे, 2023 में भी 4 बार मथुरा आए। 2024 की बात करें तो अभी तक योगी का ये तीसरा मथुरा दौरा है। ऐसे में साफ है कि सीएम योगी का पूरा फोकस अयोध्या के बाद अब मथुरा पर जा टिका है। दरअसल जिस तरीके से अयोध्या का विकास किया गया है, उसी तर्ज पर सीएम योगी मथुरा का भी विकास चाहते हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीएम योगी खुद अध्यक्ष हैं और यही वजह है कि बार बार खुद आकर इन विकास कार्यों का जायजा लेते हैं। मथुरा में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब का विकास कार्य किया जा रहा है। किसी का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है तो किसी का नए सिरे से काम जारी है। धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के लिए सीएम योगी पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर और अयोध्या भव्य राम मंदिर के बाद अब मथुरा कॉरिडोर पर सरकार का फोकस तो है ही, इसके अलावा प्रदेश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी चमकाने में सरकार जुटी है, जिसमें विंध्याचल कॉरिडोर, प्रयागराज, कुशीनगर, नैमिषारण्य, सारनाथ,
चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थल शामिल हैं। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सरकार का मकसद है आस्था का सम्मान और संस्कृति को बढ़ावा देना और इसी मकसद के साथ योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को पुरानी पहचान और नया स्वरूप देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सीएम योगी के आदेश पर अब हर जेल थानों में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आप जान लीजिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि भजन और झांकी का कार्यक्रम होना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी के ये आदेश हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई जाए, झांकी में नारेबाजी से विवाद ना हो पाए, सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, किसी नई परंपरा को अनुमति नहीं दी जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश है। और अब बात करते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की। देखिए, जिसको लेकर आज तीसरा दिन है। पहली पाली की परीक्षा हो गई है, दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। एक और नियमों का पालन करने के लिए पुलिस की 3 लेयर की सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, तो वहीं मजिस्ट्रेट भी एक्टिव दिखे हैं। ऐसे में एक केंद्र का जायजा हमारे सहयोगी अमित गंजू ने भी लिया है। देखिए उनकी रिपोर्ट। तीसरे दिन की आखिरी पाली के लिए फिर से स्टूडेंट्स की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पुलिस अपनी ड्यूटीज खड़ी है। जो भी बच्चे एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसे टॉप्स हो गया, गैजेट्स हो गए, कलावा हो गए। देखिए, यहाँ तक कि कलावा की बात अगर हम करें या पिन्स की बात करें, कॉइन्स की बात करें, कोई भी चीज़, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी मौजूद है कि उनको जो गाइडलाइंस मिली है उसके अनुसार पुलिस यहाँ काम कर रही है। उसकी स्क्रीनिंग हो रही है, फर्स्ट फेज, सेकंड और तीसरे। अगर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, फोर्स डिप्लॉयड है और एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से लोगों की एंट्रीज हो रही हैं। और ऐसे में पुलिस के अधिकारी अब स्टूडेंट्स की एंट्रीज, अगर इस कैंडिडेट की बात की जाए, देखिए कैंडिडेट भी है, इनके यहाँ तक कि आई कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। जो ये देखिए लेडी ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, जो इन्हें गाइडलाइंस मिली हो अकॉर्डिंगली उसके काम करें। इनके आई कार्ड जैसे वाटर बॉटल है, इससे ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको रोका जा रहा है। क्योंकि आज 23, 24 और 25 यानी आज 3 दिन जो लगातार पेपर होने उसका लास्ट डे और लास्ट पाली। और ऐसे में पेपर्स में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, नकल ना हो, नकल विहीन परीक्षा हो, किसी प्रकार का कोई रूल्स का वायलेशन हो, उसका भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी विशेष ध्यान रखने में। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वहीं आगरा में आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत में परीक्षार्थियों ने सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त बस यात्रा की योजना की तारीफ की। परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि हर हाल में परीक्षा पारदर्शिता के साथ कराई जानी चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन है। पहली पाली की जो परीक्षाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। दूसरी पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर आना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि आगरा कॉलेज जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ परीक्षार्थी मौजूद हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके की उन्होंने मेहनत करी है और क्या कुछ इस बार वह तैयारी करके आए हैं। आप बताइए कि कितनी तैयारी करी है और कितनी मेहनत करी है परीक्षा के लिए। काफ़ी टाइम से मेहनत की है। जैसे एक बार तो पहले पेपर कैंसिल हो गया था, तब से 2021 से करीब ये वैसे निकल रहे थे। 2018 के बाद भर्ती आई है। बिल्कुल, तो उनसे भी है और भी बात कर लेते हैं परीक्षा की। आप बताइए कि आप परीक्षा देने आए हैं, कितनी मेहनत हो? मैं मेहनत तो लगन से परीक्षा तो देता हूँ, पर लास्ट तक जाके ये लीक ना हो जाए, बस इतना आयोग को बहुत करना चाहिए। अच्छा, और सहूलियत की बात की जाए, जैसे बस सेवाएं हैं? ठीक है, बस सेवाएं फ्री हैं, ट्रेन भी थोड़ा आ जाते हैं फ्री में उसी से। बस तो फ्री है पूरी। बस तो बिल्कुल फ्री है पूरी। बिल्कुल, और भी परीक्षार्थी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर तो मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी परीक्षा होने वाली है, कितनी मेहनत आपने की? सर मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है। लगभग जब से
ये निरस्त हुआ है, तब से लगे ही है मेहनत पे लगातार। अच्छा, मेहनत करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, लगभग 1 से 1.5 साल हो गई इस मेहनत में मेरी भी। कहाँ से आए हैं आप? मैं एटा से आया हूँ। अच्छा, तो बस फ्री मिली या फिर? हाँ, बस से तो फ्री मिली और बस यहाँ तक भी फ्री आई बस। सहूलियत है। हाँ, सहूलियत है। अब मैं यहाँ से हाथरस से आया हूँ। 3 बस बदली मैंने, तीनों वजह मैंने कागज अपना एडमिट कार्ड दिया है, 1 पैसा नहीं लगा अभी तक किराए के नाम पे। तो योगी जी ने जो बस सेवाएं फ्री करी है आप परीक्षार्थियों के लिए, तो कैसा मानते हैं? सही मानते हैं, अच्छा मतलब अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था अच्छी है। आप बताइए, आप तो हाथ में किताब लेकर अभी भी परीक्षा केंद्र के बाहर परिश्रम में लगे हुए हैं। हाँ, बस लास्ट मोमेंट चल रहा है। हम सब लोग अपनी बेस्ट देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब कोई यूट्यूब से तैयारियां कर रहा है, कोई अपना नोट्स बना है उससे तैयारी कर रहा है। बस अभी लास्ट मोमेंट पे सब लोग एकदम मेंटली फॉरफिट है। अच्छा, सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी कैसी है? बहुत अच्छा है सिक्योरिटी। बस यही है कि क्वेश्चन लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। हाँ, देखिए, बिल्कुल पेपर लीक ना हो, इसके लिए हर परीक्षा केंद्र के बाहर ये पुलिस के जवान हैं जो सुबह से लगे हुए हैं यहाँ पर और चप्पे चप्पे पर निगाहें बनाए हुए हैं परीक्षा केंद्र के बाहर। ये तमाम जो पुलिस के अधिकारी और जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो भी यहाँ मुस्तैद हैं। अयोध्या में पुलिस भर्ती के तीसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थी ने कहा कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, नकल नहीं हो इसके लिए ठीक से चेकिंग हो रही है। महिला अभ्यर्थी की भी प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। अभ्यर्थी ने कहा है कि पूर्व की परीक्षाओं में शासन प्रशासन ने इस तरह की सख्ती दिखाई होती तो समस्या नहीं आती। पेपर को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर अच्छा था। चेकिंग बहुत टाइट थी, बहुत बार चेकिंग हुई। ये बताइए कि आप लोग के बाल खोल के भी चेक किए गए? नहीं, बाल नहीं खुले थे, बाल तक पूरा देखा गया था, बाल में कुछ नहीं था। जूता चप्पल उतार के अंदर गए जी, अंदर जूता चप्पल उतार के नहीं, पहन के ही गया था चेकिंग करने के बाद। पेपर कैसा हुआ? क्या क्या आया था? अच्छा आया था या टफ आया? ठीक ही था, टफ ज़्यादा नहीं था। पिछली बार से थोड़ा सा टफ लगा हम लोगों को एग्ज़ाम पेपर, बट ठीक ही गया है। ये बताइए कि जब पेपर देने आप गए तो क्या बाल चेक हुए, जूता? जी बिल्कुल, आपकी बात से बहुत अच्छे से चेकिंग की गई। हम लोग संतुष्ट हैं कि पेपर बहुत शुद्धता से ही हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी की गई, बहुत अच्छे से सारा प्रशासन रहा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक पूरा काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। शनिवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई, जिसमें यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एनपीएस में बदलाव की मांग पर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए एनपीएस में बदलाव का फैसला किया। देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि जो एनपीएस स्कीम है उसमें सुधार किए जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 बड़े पॉइंट हैं, जिनमें पहला निश्चित पेंशन, दूसरी निश्चित पारिवारिक पेंशन, तीसरा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान, चौथा महंगाई का समायोजन और 5वां ग्रेजुइटी शामिल है। 25 साल की नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगा और ऐसे कर्मचारियों की नौकरी के अंतिम 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी, जबकि 10 साल की नौकरी करने वालों को 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का निधन होने पर पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा।
इस पेंशन पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त उसे एक मुश्त राशि भी मिलेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी यह खुद तय कर सकेंगे कि वो एनपीएस में बने रहें या यूपीएस में शामिल हों। ये योजना उन सभी पर भी लागू होगी जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं। हालांकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी भी इस योजना का फायदा ले सकेंगे। उन्हें पिछले पेंशन भुगतानों के समायोजन के बाद इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं कि एनपीएस से ये कैसे अलग है। एनपीएस जो कि चलने वाली इस समय स्कीम है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना करना कितना सही है, इसकी आसान भाषा में समझिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हर बात इस रिपोर्ट में। हाँ, पहले ओपीएस, फिर एनपीएस और अब ये यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको सरकार ने मंजूरी दी है वो एनपीएस से कैसे अलग है और क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जा रही है। तो इसकी सफाई मैं आपको दे दूं कि सरकार ने जिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत 50% आपकी बेसिक सैलरी का पेंशन मिलेगा। इस बात की गारंटी सरकार आपको दे रही है। अब ये 50% जो है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आपने रिटायर होने से पहले 12 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी रही है उसका मंथली एवरेज बेसिक सैलरी निकाला जाएगा, यानी औसत निकाला जाएगा, और फिर जो औसत बैठेगा उसका 50% कम से कम आपको पेंशन मिले, इस बात की गारंटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर दी गई है। लेकिन इसमें एक शर्त है, कम से कम आपकी नौकरी की अवधि 25 साल होनी चाहिए। अब आप पूछें कि 25 साल से कम है तो क्या होगा, तो अगर 25 साल से कम है तो उसी अनुपात में आपका पेंशन कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि 10 साल तक किसी ने नौकरी कर ली है तो कम से कम 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलता रहे, यह सुनिश्चित कर दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना रही है, तो ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम से इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तुलना ना करें, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही थी। एनपीएस के तहत सरकार और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन दे रहा था। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत क्या है, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 10% होता था, हम आप जो कंट्रीब्यूट 10% सरकारी नौकरी वाले कर रहे थे वो 10% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सरकार जो है अब 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत है। और दूसरी बात यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो 18.5% का कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही है, इसकी समीक्षा हर 3 साल पर की जाएगी और समीक्षा करके ये देखा जाएगा कि क्या ये 18.5% जो है इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्या घटाने पर तो सरकार विचार नहीं करेगी। लेकिन इस समीक्षा के दौरान किसी भी सूरत में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन बढ़ाने में विचार नहीं किया जाएगा, या फिर कहें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है, ये अगले कारोबारी साल से लागू हो रही है, यानी 1 अप्रैल 2025 से। अब आप पूछेंगे कि जिन लोगों ने एनपीएस को चुन लिया है, नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या? तो उनके लिए सरकार ने राहत दी है। आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस ना करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, एनपीएस को चुन लिए हैं, तो आप चाहें तो यूनाइटेड पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को आप यहां पे अपना सकते हैं। अब यूपीएस को अपनाने की कोई समय सीमा नहीं है। सरकार का मानना है कि 90% से ज्यादा लोगों के लिए यूपीएस फायदेमंद है, तो आप भी अपना तुलना कर लीजिए और चाहें तो जब चाहें आप यूपीएस में आ सकते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने 2004 के बाद रिटायरमेंट लिया है एनपीएस के तहत, वो तो बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हो कि हम तो रिटायर भी हो गए, एनपीएस ले लिया था, अब क्या करें। तो वहां भी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और ये कहा है कि 2004 के बाद
एनपीएस के तहत जो लोग रिटायर किए हैं वो अगर चाहते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत आ सकते हैं। ऐसी सूरत में उनको एरियर का भुगतान किया जाएगा। जो एरियर बनेगा उस पर सरकार ब्याज भी देगी। जो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज है वो ब्याज यहां पे दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत। इसमें एक और बात है, फैमिली पेंशन। अगर किसी पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो परिवार को फैमिली पेंशन दी जाएगी। वो फैमिली पेंशन अंतिम पेंशन जो पेंशन धारक ने लिया होगा उसका 60% के बराबर का दिया जाएगा। एक और है कि जो लोग सुपर एनुएट हो जाते हैं, तो सुपर एनुएट हो जाते हैं या फिर वैसी सूरत में सरकार क्या कर रही है कि आपको जो है सो ग्रेच्युटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लमसम आपको अमाउंट दिया जाएगा। वो लमसम अमाउंट जो है सो वो आपके सैलरी का, 1 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा। और इसमें भी आपको किसी भी तरह का पेंशन पे, एश्योर्ड रिटर्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप वीआरएस ले रहे हैं तो यहां बता दूं, वीआरएस ले रहे हैं तो अगर 60 साल की उम्र से पहले वीआरएस ले लिए तो पेंशन आपको 60 साल की उम्र में ही चालू होगा, लेकिन बाकी की सुविधाएं आपको यहां पे मिलती रहेंगी। और एक और बात, इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी शामिल किया गया है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ेगी, जैसे डीए मिलता है मौजूदा कर्मचारियों के लिए, वैसे वहां पे आपको डियरलेंस रिलीफ यानी डीआर की सुविधा यहां पर की गई है। इस पूरी व्यवस्था के तहत जो है सो सरकार का मानना है कि एरियर के तौर पर करीब 800 करोड़ रुपए जाएगा और पहले साल में करीब 6,250 करोड़ रुपए जाएगा लागू होने के पहले साल में, और हर साल ये रकम बदलती रहेगी। लेकिन बिल्कुल अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अगर आपने एनपीएस चुन लिया है तब भी आप ले सकते हैं, एनपीएस के तहत रिटायर किए तब भी आप ले सकते हैं, और 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार लागू करने जा रही है। लेकिन इसको कतई भी ओल्ड पेंशन स्कीम से तुलना करने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोनों शर्तें अलग अलग हैं। एनपीएस से जरूर आप इसकी तुलना कर सकते हैं। तो एनपीएस के मुकाबले मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम कई मायनों में काफी ज्यादा बेहतर है।